नमस्कार। सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में छठे और मणिपुर में पहले दौर के लिए आज शाम थमेगा प्रचार। आखिरी दिन सभी दलों के दिग्गजों की रैलियां। दोनों राज्यों में शनिवार को मतदान। दुनिया भर में भारतीयों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। विदेश मंत्रालय ने कैंसर हमले पर अमेरिका के रुख पर जताया संतोष। विदेश सचिव जयशंकर की अमेरिकी एनएसए और प्रतिनिधि सभा के स्पीकर से द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। पीओके से अवैध कब्जा हटाए पाकिस्तान। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में उठाया मामला। कहा खुद के पाले आतंकियों से ही लहूलुहान पाकिस्तान। बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर का दाम 86 रुपए बढ़ा। अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी। बैंकों से कैश लेन देन भी हुआ महंगा। 4 लेन देन के बाद देने होंगे 150 रुपए। विराट कोहली को पॉल उमरिगर और आर अश्विन को दिलीप सरदेसाई सम्मान। बीसीसीआई का ऐलान 8 मार्च को किए जाएंगे सम्मानित। शुरुआत कर रहे हैं चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में छठे चरण और मणिपुर में पहले चरण के तहत 4 मार्च को होने वाले मतदान के मद्देनजर आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। पूर्वांचल के 7 जिलों की 49 सीटों के लिए 635 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके भविष्य का फैसला करीब 2.25 करोड़ मतदाता करेंगे। शाम 5 बजे प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार करेंगे। प्रचार पर रोक लगने से पहले क्षेत्र के मौजूद दूसरे विधानसभा क्षेत्र के सभी स्टार प्रचारकों को जिला छोड़ना पड़ेगा। तय समय के बाद प्रचार नहीं हो, इसे लेकर प्रशासन काफी सतर्क है। उत्तर प्रदेश में छठे दौर के तहत 7 जिलों की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। शनिवार को महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ और बलिया जिले में मतदान होगा, जबकि 7वें और अंतिम चरण का मतदान 8 मार्च को होगा। वहीं मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों के तहत 4 और 8 मार्च को मतदान होगा। पहले दौर में शनिवार को राज्य की 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस दौर में 168 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि 22 सीटों के लिए 8 मार्च को मतदान होना है और नतीजे 11 मार्च को आएंगे। छठे दौर के लिए प्रचार का आखिरी दिन होने की वजह से उत्तर प्रदेश में सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी समेत तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। आज भी सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश में छठे और 7वें दौर के लिए अलग अलग इलाकों में रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के दीदारगंज और आजमगढ़ में जनसभा करेंगे। अमित शाह का गोरखपुर में रोड शो करने का भी कार्यक्रम है। उनका रोड शो गोरखपुर के फव्वारा चौक से गोलघर चौक के बीच होगा। इस दौरान अमित शाह लोगों से बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का धुआंधार प्रचार भी जारी है। आज भी अखिलेश यादव बलिया में 7 रैलियां करेंगे और जनता से कांग्रेस एसपी गठबंधन को जिताने की अपील करेंगे। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी आज उत्तर प्रदेश में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी का आज महाराजगंज और इसी जिले के हरपुर में चुनावी सभा करने का कार्यक्रम है। इसके अलावा राहुल गांधी वाराणसी के पिंडरा में भी रैली करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में पार्टी के और भी कई स्टार प्रचारक मैदान में डटे हैं। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद आज गोरखपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। उनकी एक रैली होनी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर और वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी भी मिर्जापुर, गोरखपुर, कुशीनगर और वाराणसी में रैली करेंगे। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती भी पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगी। मायावती की आज उत्तर प्रदेश के चंदौली और भदोही में जनसभा होनी है। उत्तर प्रदेश में छठे दौर के लिए प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल महाराजगंज और देवरिया में रैली करके विरोधियों पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि जनता समाजवादी पार्टी सरकार से तंग आ चुकी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने राज्य में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने का भरोसा जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव के लिए तैयार है। महाराजगंज रैली में उन्होंने कहा कि यहां की जनता 15 साल से चल रही लूटपाट को लेकर गुस्से में है। उन्होंने समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर जमकर शब्दों के तीर चलाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक पार्टी ने उत्तर प्रदेश को बेहाल बनाया और दूसरे ने बेहाल बनने के बारे में बात की, लेकिन बाद में दोनों ने हाथ मिला लिए। आज चर्चा ये नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी, चर्चा ये है कि भाजपा 2/3 बहुमत से जीतेगा कि 3/4 बहुमत से जीतेगा, इसकी चर्चा है। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी पर विपक्ष के हमलों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जीडीपी आंकड़ों ने नोटबंदी को सही साबित किया। मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच जीडीपी विकास दर 7% रही। कल जीडीपी के आंकड़े आए, उन्होंने फिर से सिद्ध कर दिया कि नोटबंदी के बावजूद भी हिंदुस्तान के ईमानदार लोगों ने, हिंदुस्तान के मेहनतकश लोगों ने, हिंदुस्तान के गांव के लोगों ने, हिंदुस्तान के किसान ने, हिंदुस्तान के नौजवानों ने भारत की विकास यात्रा को कोई आंच नहीं आने दी। महाराजगंज रैली में प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर बीएसपी प्रमुख मायावती पर निशाना साधने से परहेज किया। छठे दौर में 7 जिलों की 49 सीटों पर 4 मार्च को वोटिंग होनी है। इस दौर के लिए गुरुवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। छठे और 7वें दौर के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के दिग्गज भी लगातार रैलियों में जुटे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कुशीनगर में, तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देवरिया और मऊ में रैली की। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने सोनभद्र में रैली करके विरोधियों पर तंज कसा। देवरिया और मऊ की जनसभाओं में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और बीएसपी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हार मान ली है, इस वजह से त्रिशंकु विधानसभा की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के गठबंधन से बीजेपी और बीएसपी के लोग बेहद परेशान हैं। जो लोग कह रहे थे कि 2 कुनों का गठबंधन है, एक दिल्ली वाला कुनवा, एक लखनऊ वाला कुनवा, हम उन्हें कहना चाहते हैं ये कुनवा का गठबंधन नहीं है, ये 2 युवा नेताओं का गठबंधन है। राहुल गांधी ने कुशीनगर रैली में प्रधानमंत्री को किसान विरोधी बताते हुए सिर्फ अमीरों के लिए काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री लगातार झूठे वादे कर रहे हैं। किसान आत्महत्या करे, युवा का भविष्य न देखे, उनके लिए मोदी का झूठे वादे, ये करूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, वादे पूरे नरेंद्र मोदी जी सिर्फ हिंदुस्तान के सबसे अमीर 50 करने वाले करते हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर अखिलेश यादव सरकार पर हमला बोला। सोनभद्र रैली में उन्होंने कहा कि जब से समाजवादी पार्टी सत्ता पर काबिज हुई है, प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला हो गया है। प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अब लोग बीजेपी को भारतीय जुमला पार्टी कहने लगे हैं। अब लोग पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भारतीय जुमला पार्टी भी कहने लगे हैं, जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है। 7वें और आखिरी दौर के लिए 7 जिलों की 40 सीटों पर मतदान होना है। इसमें सोनभद्र जिले की 4 सीटें भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिलने का दावा किया है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनना तय है। जैसा माहौल पब्लिक मीटिंग्स में देखने को मिल रहा है और वैसे जो भी दूसरे स्रोतों से जो जानकारी प्राप्त हो रही है, उस आधार पर हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश विधानसभा में क्लियर मेजॉरिटी ही नहीं बल्कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी। और उत्तर प्रदेश चुनाव पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से पूरी बातचीत आप देख सकते हैं हमारे कार्यक्रम लोकतंत्र में। कुछ और अहम खबरें। बुधवार यानी 1 मार्च से कई बैंकों ने 1 महीने में 4 बार से ज्यादा नकदी जमा करने या निकालने पर चार्ज लगाने का नियम लागू कर दिया है।
HDFC बैंक, ICICI बैंक लेन देन की तय सीमा से ज्यादा ट्रांजैक्शन होने पर न्यूनतम 150 रुपए शुल्क वसूलेंगे। एक्सिस बैंक ने भी यही फैसला लिया है। HDFC बैंक की तरफ से जारी सर्कुलर के मुताबिक बचत के साथ साथ वेतन खातों पर भी ये शुल्क लगाया जाएगा। इसके अलावा HDFC बैंक ने थर्ड पार्टी ट्रांसफर यानी तीसरे पक्ष के लिए नकद लेन देन की सीमा भी 25,000 रुपए प्रतिदिन तय कर दी है। नकद रखरखाव शुल्क को वापस लिया जाएगा। ICICI बैंक मूल शाखा में 4 लेन देन के बाद 1,000 रुपए पर 5 रुपए का शुल्क वसूलेगा, जबकि महीने में यह शुल्क न्यूनतम 150 रुपए ही होगा। बैंक ने इसके अलावा तीसरे पक्ष के लिए नकद लेन देन की सीमा 50,000 रुपए प्रतिदिन तय की है। मूल शाखा के अलावा अन्य शाखाओं में ICICI बैंक महीने में पहली नकद निकासी के बाद ही शुल्क वसूलेगा। एक्सिस बैंक में पहले 5 लेन देन या 10 लाख रुपए लेन देन मुफ्त होंगे। इसके बाद 1,000 रुपए पर 5 रुपए के हिसाब से शुल्क वसूला जाएगा। यहां भी महीने में न्यूनतम 150 रुपए शुल्क होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी इसी तरह का कदम उठाएंगे। फिलहाल इस बारे में स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। लेन देन की तय सीमा के बाद ट्रांजैक्शन करने पर निजी बैंक ग्राहकों से शुल्क वसूलने का फैसला कर चुके हैं। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्थिति साफ होनी बाकी है। लोगों का मानना है कि यह फैसला उनकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। बैंकों से कैश लेन देन अब महंगा हो गया है। शुल्क वसूली के पीछे दलील दी जा रही है कि इससे कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन लोगों का कहना है कि इस बहाने बैंक ग्राहकों पर बोझ डाल रहे हैं। है तो गलत तो ऐसे है कि मतलब सैकड़ों साल से ये बैंक का काम चला है, जब से तो ऐसे कोई नियम लागू हुआ नहीं है। अब रोज नए नए नियम सरकार लगा रही है, तो जनता क्या कर सकती है? जनता के तो हाथ में तो कुछ है नहीं। फैसला सर्विस क्लास के लिए तो ठीक है। ये गलत किया गया है वैसे तो हमारे साथ ये कि अपने ही बैंक से अगर हम लोगों को ट्रांजेक्शन करनी है, उसके बाद में चार्जेस पे करने हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। ये फैसला तो हम लोगों ने कि अननेसेसरी में क्यों 150 रुपये पे करें हम लोग हर ट्रांजेक्शन पे। जानकारों का मानना है कि बैंकों का यह फैसला डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ते कदम को मजबूती देगा। देखिए, जहां तक 4-5 ट्रांजैक्शन फ्री की बात है, आप मुझे बताइए कौन ऐसा आदमी होगा जो एक हफ्ते में एक बार से ज्यादा, तो अभी भी छूट है। मतलब अगर 4 ट्रांजैक्शन की मैं बात करूं महीने में, तो मतलब हर हफ्ते आदमी एक बार जाके पैसा जमा कर सकता है या हर बार जाके पैसा निकाल सकता है हफ्ते में एक बार। तो कितने ट्रांजैक्शन करोगे भैया बैंक से? प्राइवेट बैंकों में ये नियम 1 मार्च से सेविंग और सैलरी अकाउंट पर लागू हो गया है। सरकारी बैंकों में भी इस तरह का शुल्क लागू होगा या नहीं, इस बारे में स्थिति साफ नहीं हुई है। पीटीआई ने सार्वजनिक बैंक के अधिकारी की तरफ से बताया कि उन्हें सरकार की ओर से इस तरह के चार्ज को लेकर कोई निर्देश नहीं मिले हैं। मोहम्मद फातिह टीपू, राज्यसभा टीवी। बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम 86 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ने की वजह से कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर अब 86 रुपए बढ़कर 737 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में ये एक मुश्त अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। इससे पहले 1 फरवरी को 66.5 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई थी। यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे 8 महीने बाद कश्मीर में खुले स्कूल। जल तरंग, मिट्टी चीनी के प्यालों से निकलती अद्भुत स्वर लहरियां और पानी की सतह से गूंजती संगीत की मधुरता। इस संगीत का मिलता है अनेक प्राचीन ग्रंथों में बयान। मिलिंद तुलंकर और सीता दुरे स्वामी जैसे संगीतज्ञों ने बनाई है संगीत की इस अनोखी विद्या में विश्वव्यापी पहचान। और जीवन की 64 महत्वपूर्ण कलाओं में से एक बता गए हैं इसे महर्षि वात्स्यायन। पांच राज्यों में चुनाव का धुआंधार प्रचार। किसकी होगी जीत? किसको मिलेगी हार?
कौन होगा विपक्ष में? किसकी बनेगी सरकार? देखिए राज्यसभा टेलीविजन पर पल पल की खबर, लोकतंत्र 2017। दिल्ली में महिला सुरक्षा के मामले में रिपोर्ट तैयार की जाएगी। एक महिला समूह इस बात का पता लगाएगी कि राजधानी में महिला अपराध में इजाफा क्यों हो रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बुधवार को उपराज्यपाल ने महिला सुरक्षा के लिए गठित समूह के साथ बैठक की। महिला समूह को 3 महीने में रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। महिलाओं के लिए सड़कों को और ज्यादा सुरक्षित बनाने और सरकार से स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को सुधारने के लिए भी कहा गया है। साथ ही दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया गया है कि सड़कों पर गश्त बढ़ाई जाए। साथ ही यौन संबंधित अपराध और उससे जुड़ी जानकारी को डिजिटाइज करने के लिए भी कहा गया है। कांग्रेस ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को दलित विरोधी करार दिया है। सफाई कर्मचारियों की मांगों को अनसुना करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने राजधानी के 46 वार्डों में दलित न्याय मार्च निकालने का फैसला किया है। ये अभियान 8 मार्च से शुरू होगा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन का कहना है कि सफाई कर्मचारी बीते 2 साल में 5 बार हड़ताल पर जा चुके हैं। नई भर्तियों पर रोक लगाने के मुद्दे पर भी कांग्रेस दिल्ली सरकार को घेरने की तैयारी में है। 12 दिन का पूरा प्रोग्राम बनाया जाएगा और सब जगहों के ऊपर जाकर के पैम्फलेट्स के माध्यम से, चार्जशीट्स के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि किस प्रकार से कांग्रेस के जाने के बाद में इस तबके के साथ में अन्याय हुआ है और हम लोग जब कॉर्पोरेशन के अंदर हम लोगों को मौका मिलेगा तो कैसे हम लोग वापस इस समाज के लिए, इस तबके के लिए हम लोग कैसे बेहतरी के लिए और प्रयास करेंगे। बच्चों की तस्करी मामले में गिरफ्तार बीजेपी महिला विंग की नेता जूही चौधरी को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जूही के खिलाफ जलपाईगुड़ी में चाइल्ड ट्रैफिकिंग में शामिल होने का मामला दर्ज है। सीआईडी की टीम ने जूही को मंगलवार रात दार्जिलिंग जिले के भारत नेपाल बॉर्डर के इलाके से गिरफ्तार किया। इस मामले में सबसे पहले सामाजिक संस्था विमला शिशु गृह के मालकिन समेत कुछ अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई थी। आरोप है कि संस्था ने कुछ बच्चों को गोद लिए जाने के बहाने बेच दिया। बीजेपी ने जूही को सभी पदों से हटा दिया है। तमिलनाडु में व्यापारियों ने पेप्सी और कोक जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स का बहिष्कार शुरू कर दिया है। तमिलनाडु ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष विक्रम राजा ने कहा कि रसायन मिले होने के कारण ये सॉफ्ट ड्रिंक सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। इस वजह से कारोबारी संगठनों ने यह फैसला लिया है। दुकानदारों ने उस स्टॉक को भी हटाना शुरू कर दिया जो दुकानों में पहुंच चुका है। यूनियन ने इन विदेशी ब्रांड्स के खिलाफ आम लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक तमिलनाडु के इन 9 ट्रेड यूनियन से करीब 20 लाख दुकानदार जुड़े हैं। सुपरमार्केट और होटल्स में इनकी बिक्री को लेकर व्यापारियों की बैठक भी होगी। तमिलनाडु traders, all traders, to Coke, Pepsi, all stop to strike. Your big stop, your supermarket, this hotel, so petrol pump to mall, your discussion tomorrow evening at the meeting. We don't have any pre-intimation, so we overload the stocks. So right now we are waiting to sell the stocks. So it's a good move by students. So I respect the students' protest and everything, but the government should take the good decision. कश्मीर में 8 महीने बाद स्कूलों को फिर खोल दिया गया है। घाटी में हिंसा की वजह से इन्हें बंद कर दिया गया था। हालांकि बाद में हिंसा में कुछ कमी आ गई थी, लेकिन भारी बर्फबारी के चलते स्कूलों को नहीं खोला जा सका। अब मौसम कुछ ठीक है, इसलिए राज्य सरकार ने फिर स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है। बुधवार को घाटी के स्कूलों में लंबे अरसे के बाद रौनक दिखाई दी। 8 महीने बाद बच्चों ने जब स्कूल में कदम रखा तो छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए ही भावुक क्षण रहा। इस साल बहुत ज्यादा बोर हो गए तो घर में ही बैठ के, तो अब बहुत खुश नसीब है हम कि अब स्कूल खुले एंड में। आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली, क्योंकि बहुत टाइम के बाद अपने फ्रेंड्स से मिल रही हूँ। मतलब पढ़ाई पे भी पिछले साल बहुत इफेक्ट पड़ा था, तो इस साल मतलब अब पढ़ेंगे। अब विश करूँ कि और हालत खराब ना हो। स्कूल पहुंचने और पुराने साथियों से मिलने के मौके पर छात्रों के बीच खुशी की लहर छाई रही। दोबारा स्कूल खुलने के मौके पर अभिभावक अपने बच्चों को खुद स्कूल छोड़ने पहुंचे। अभिभावकों को उम्मीद है कि आगे का साल बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छा साबित होगा और उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। गवर्नमेंट भी
क्या बच्चों के लिए कर सकते हैं, स्कूल में भी क्या क्या हो रहा है। इंशाल्लाह उम्मीदें तो बहुत सारी है, बट जो लास्ट ईयर नुकसान हुआ उसमें कोई शक नहीं है, मगर यही नहीं चाहते कि इससे आगे भी ऐसा नुकसान हो जाए। आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से घाटी में हिंसा और पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। इन घटनाओं में कई स्कूलों को भी निशाना बनाया गया। हालात बिगड़ते देख जम्मू कश्मीर सरकार ने जाड़े की छुट्टियां घोषित कर दी थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने एक बार फिर आतंकवाद और पीओके में अवैध कब्जे के मुद्दे पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार परिषद सत्र के दौरान भारत के राजदूत अजीत कुमार ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंकी समूह तैयार किए थे, जो अब उसी के लिए मुसीबत बने हुए हैं। भारत ने साफ किया कि जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में अशांति के लिए सीमा पार से होने वाली आतंकवादी गतिविधियां जिम्मेदार हैं। इसके अलावा भारत ने कहा कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर से अवैध कब्जा हटाना चाहिए। Many years now, Pakistan has carried out an intense campaign to destabilize the situation in the Indian state of Jammu and Kashmir by promoting infiltration and cross-border terrorism, inciting, promoting and glorifying violence and unrest in the Indian state, and raking up the matter through baseless allegations. भारत से कल रिहा हुए 39 कैदी पाकिस्तान पहुंच गए हैं। इन सभी मछुआरों को कल रिहा किया गया था। इनमें से 21 आम नागरिक जबकि 18 मछुआरे शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने कैदियों की रिहाई की जानकारी देते हुए इसे मानवाधिकार के तहत उठाया गया कदम बताया है। इससे पहले भारत ने दिसंबर में सद्भावना के तहत 217 मछुआरों को रिहा किया था। भारत ने कैंसस हमले की जांच को लेकर अमेरिका के रुख पर संतोष जताया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में अमेरिकी अधिकारियों का रुख स्पष्ट है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि सभी देशों में भारतीयों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। कंसास में भारतीय इंजीनियर की हत्या के बाद अमेरिका के प्रयासों पर भारत ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा कि श्रीनिवास कुचिभोतला की हत्या पर अमेरिकी अधिकारियों का रुख स्पष्ट है। उन्होंने मामले की जांच पर भी संतोष जताया। अमेरिका की जितने भी उच्च अधिकारीगण हैं, उनके जो बयान आए हैं कंसास की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बाद, वो बड़े ही स्पष्ट हैं और उन्होंने बड़े ही साफ शब्दों में इस घटना की, इस किलिंग की निंदा करी है और कहा है कि इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, इसका पूरा वो लोग खोजबीन करेंगे और फिर प्रोसिक्यूट भी करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ किया कि पूरी दुनिया में भारतीयों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए सभी देशों में संबंधित अधिकारियों से बातचीत जारी रहेगी। अमेरिका में ही नहीं, जहां भी इस तरीके की जरूरत होगी, सरकार हमेशा उच्च अधिकारियों के साथ दूसरे देशों में एंगेज रहेगी, उनके साथ इस बारे में बात करती रहेगी और इस मुद्दे को पर आगे भी हम उनसे एंगेज रहेंगे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल कांग्रेस को संबोधित करते हुए कंसास हमले की कड़े शब्दों में निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि नफरत के नाम पर हिंसा को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता बर्नी सैंडर्स ने कांग्रेस में संबोधन के दौरान श्रीनिवास के परिजनों को नहीं बुलाए जाने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है। वहीं श्रीनिवास की पत्नी सुनैना ने भी मानवाधिकारों की रक्षा की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वीजा नीति को लेकर अपने रुख में बदलाव के संकेत दिए हैं। कल कांग्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रवासियों को वीजा देते वक्त योग्यता को तवज्जो देने की बात कही। ट्रंप ने कहा ऐसा करने से लाखों डॉलर की बचत और श्रमिकों के वेतन में इजाफा होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह की व्यवस्था है। ट्रंप के इस बयान से भारतीय पेशेवरों को फायदा होने की उम्मीद बढ़ गई है। अमेरिका में H-1B वीजा पाने वालों में भारतीयों की तादाद सबसे ज्यादा है, जिसके मद्देनजर अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बात को काफी अहम माना जा रहा है। अमेरिकी दौरे पर गए विदेश सचिव एस जयशंकर ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार HR मैकमास्टर और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष पॉल रेयान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद के खात्मे और रक्षा साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया। विदेश सचिव ने दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाने की वकालत की। इसके अलावा भारतीयों की सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात हुई। जयशंकर से मुलाकात के बाद पॉल रेयान ने कहा कि लोकतंत्र को लेकर दोनों देशों के हित समान हैं। उन्होंने कैंसस में भारतीय इंजीनियर की हत्या पर भी शोक जताया। बात खेलों की। जीतू राय ने बेहतरीन वापसी करते हुए दिल्ली में चल रहे वर्ल्ड कप निशानेबाजी में 50 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। जीतू राय ने इससे पहले मंगलवार को 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बुधवार को उन्होंने फाइनल में अनुभव का बखूबी इस्तेमाल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर करने के साथ
सोने पर निशाना साधा। जीतू ने 230.1 का स्कोर बनाया। इस स्पर्धा में दूसरे भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह सिल्वर मेडल हासिल करने में कामयाब रहे। अमनप्रीत ने 226.9 का स्कोर बनाया। ईरान के वाहिद गोल खानदन ने 208 का स्कोर बनाकर कांस्य पदक जीता। फाइनल में पहली 2 सीरीज के बाद जीतू 93.8 अंक के साथ 8 निशानेबाजों के बीच छठे स्थान पर चल रहे थे। बाद में शानदार वापसी करते हुए उन्होंने स्वर्ण जीता है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित पॉली उमरिगर पुरस्कार और स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को दिलीप सरदेसाई पुरस्कार के लिए चुना गया है। दोनों खिलाड़ियों को 8 मार्च को बेंगलुरु में होने वाले बीसीसीआई के सालाना समारोह में पुरस्कार दिया जाएगा। विराट को रिकॉर्ड तीसरी बार पॉली उमरिगर पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं अश्विन दूसरी बार दिलीप सरदेसाई पुरस्कार हासिल करेंगे। उन्हें 2011 में भी यह पुरस्कार मिला था। बात खास शख्सियत की। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू की आज पुण्यतिथि है। 13 फरवरी 1879 को जन्मी, माफ कीजिएगा 1879 को जन्मी सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही। 1925 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। आजादी के बाद वो पहली महिला राज्यपाल बनी। सरोजनी नायडू को अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू समेत कई भाषाओं में महारत हासिल थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में वो गांधी जी के साथ जेल भी गईं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्हें 21 महीने के लिए जेल जाना पड़ा था। 2 मार्च 1949 को 70 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से लखनऊ में उनका निधन हुआ। बॉलीवुड में गुलशन राय का नाम एक ऐसे फिल्मकार के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने अपनी बनाई मल्टी स्टारर फिल्मों के जरिए दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई। आज ही के दिन 1924 को जन्मे गुलशन राय ने अपने करियर की शुरुआत बतौर डिस्ट्रीब्यूटर की। 1970 में प्रदर्शित फिल्म जॉनी मेरा नाम से बतौर निर्माता उन्होंने शुरुआत की। 1975 में प्रदर्शित फिल्म दीवार गुलशन राय के करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में शुमार की जाती है। उन्होंने ड्रीम गर्ल, त्रिशूल, विधाता, युद्ध, त्रिदेव, मोहरा और गुप्त जैसी सफल फिल्मों का निर्माण किया। गुलशन राय को पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। 11 अक्टूबर 2004 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही। किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कवल ड्रीम गर्ल, कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल ड्रीम गर्ल। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। तुम मुझे जितना बर्बाद कर सकते थे कर चुके, अब क्या लेने आए हो? तुमने मेरा वर्षों का जमा बिजनेस खत्म कर दिया, पाए पाए के लिए मोहताज कर दिया तुमने मुझे। तुमने मेरी घरेलू जिंदगी में भी जहर घोला। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब मुझे छोड़ के चले गए, तुम्हारी वजह से। नहीं मिस्टर आर.के. गुप्ता, अपनी गलतियों का इल्जाम मुझ पर मत डालिए। और अब आखिर में हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश में छठे और मणिपुर में पहले दौर के लिए आज शाम थमेगा प्रचार। आखिरी दिन सभी दलों के दिग्गजों की रैलियां। दोनों राज्यों में शनिवार को मतदान। दुनिया भर में भारतीयों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। विदेश मंत्रालय ने कैंसर हमले पर अमेरिका के रुख पर जताया संतोष। विदेश सचिव जयशंकर की अमेरिकी एनएससी और प्रतिनिधि सभा के स्पीकर से द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। पीओके से अवैध कब्जा हटाए पाकिस्तान। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में उठाया मामला, कहा खुद के पाले आतंकियों से ही लहूलुहान पाकिस्तान। बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर का दाम 86 रुपए बढ़ा। अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी। बैंकों से कैश लेन देन भी हुआ महंगा। 4 लेन देन के बाद देने होंगे 150 रुपए। विराट कोहली को पॉली उमरिगर और आर अश्विन को दिलीप सरदेसाई सम्मान। बीसीसीआई का ऐलान, 8 मार्च को होगा समारोह।
और फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर। नमस्कार।